गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस को जिसका नेम है पोटेंशियोमीटर। और ये डिवाइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4th एंड 5th हैं वो इसी डिवाइस पे बेस्ड है। तो ये डिवाइस जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना ही इंपॉर्टेंट ये डिवाइस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इस डिवाइस को पढ़ना है और समझना है। और आज हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस डिवाइस को। ठीक है, अच्छा, बट इस डिवाइस को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। और जो बेसिक डिस्कशन हम करेंगे वो इस डिवाइस की थ्योरी को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि क्या बेसिक डिस्कशन हम करने वाले हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इस डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। हमें पोटेंशियोमीटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती क्यों है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। सपोज हमारे पास दो रजिस्टर हैं R1 एंड R2 100 ओम के। ठीक है, और ये दोनों रजिस्टर हमने A और B पॉइंट्स के बीच में सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं एक बैटरी की हेल्प से। और ये जो बैटरी हमने लगाई वो 25 वोल्ट की ले ली सपोज हमने। ठीक है, तो एक सिंपल सा सर्किट हमने कंसीडर कर लिया है। अच्छा, अब इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी उसको आप ओम्स लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है 25 वोल्ट अपॉन इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो 200 ओम हो जाएगा, है ना। तो I की जो वैल्यू होगी हो जाएगी आपकी 25/200 एम्पियर। ये इस सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी उसको कैलकुलेट कीजिए, तो आप उसको भी ओम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R1। दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 रजिस्टर। I कितना है 25/200 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 100 ओम। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो V1 इक्वल्स हो जाएगा आपका 12.5 वोल्ट, है ना। तो R1 रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, 12.5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है। अब क्योंकि R1 रजिस्टर इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो इसका मीनिंग है इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हो जाएगा आपका 12.5 वोल्ट। सिमिलरली आप R2 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं जो अगेन आपका आएगा 12.5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये R1 रजिस्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर लिया है थ्योरेटिकली, है ना। ये हमने थ्योरेटिकली निकाला। देखिए R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये R1 रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल आता है वो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये R1 रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप है या थ्योरेटिकल पोटेंशियल ड्रॉप है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है उसको हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो यस, हम उसे प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। देखिए ये होता है डिवाइस, है ना। इस डिवाइस की हेल्प से, जिसको हम वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, इसकी हेल्प से हम R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है उसको प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और सुनिए। देखिए, इस डिवाइस की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि ये डिवाइस कैसे बना है और किस तरीके से वर्क करता है। अभी बस फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है इसका नेम है वोल्ट मीटर और इसका काम होता है सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन के बेस पे, ये देखिए ये निडल जो इसके अंदर दिख रही है वोल्ट मीटर के अंदर, ये डिफ्लेक्ट होती है और इसके डिफ्लेक्शन के बेस पे ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करके पोटेंशियल को मेजर करता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि वोल्ट मीटर को जहां भी जिस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा वहां ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। ठीक है, अब क्यों इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं उसका लॉजिक अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपने 10th में पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि क्यों वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। चलिए, फिलहाल आपको बस इतना ध्यान अभी यहाँ पे रखना है
कि वोल्ट मीटर का काम होता है सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करने का, और किसकी हेल्प से? डिफ्लेक्शन की हेल्प से ये पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अगर हम सपोज R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को वोल्ट मीटर की हेल्प से मीजर करना चाहें तो उसके लिए हमें एक प्रैक्टिकल डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकल डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल डायग्राम में हम समझाएंगे आपको कि कैसे वोल्ट मीटर R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर करेगा, ठीक है। ये 100 ओम का हो गया, ये आपका 100 ओम का हो गया। अच्छा, हमें R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मीजर करनी है, तो इसलिए हम वोल्ट मीटर को R1 रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का प्लस और ये माइनस, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए, देखिए ये जो वोल्ट मीटर बना है ना आपका, ये किसी न किसी वायर का बना होगा। अच्छा, अब अगर ये वायर का बना है तो आपको पता हर एक वायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इसलिए इस वोल्ट मीटर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। अब वो ज्यादा होगा या कम होगा वो बात अलग है, पर फिलहाल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एक वोल्ट मीटर का होता है। और सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वोल्ट मीटर R1 रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट कर दिया है R1 रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर करने के लिए। और यहाँ पे 100 ओम इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब देखिए ये वोल्ट मीटर लगाने से ना ये सर्किट मॉडिफाइड हो चुका है आपका, देख रहे हैं ना, क्योंकि अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो गया है वोल्ट मीटर लगने से। तो अब इस सर्किट में करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सपोज हमने माना करंट की वैल्यू आई डैश हो गई है ना, और इस आई डैश को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, V/R इक्विवेलेंट कितना होगा इस सर्किट का? देखिए ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो इन दोनों का नेट हमने मान लिया सपोज R डैश है, और इन दोनों का जो नेट बनेगा R डैश वो इस रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, यानी R2 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा या नहीं होगा? तो ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, तो यहाँ से I डैश इसको कितना हो गया? V की वैल्यू है हमारे पास 25 वोल्ट, R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 100 ओम, है ना। तो I डैश की वैल्यू हो जाएगी 25/150 एम्पियर। देखिए तो करंट की वैल्यू चेंज हो गई ना सर्किट में, पहले ये थी अभी ये आ गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्किट में वोल्ट मीटर लगने से सर्किट मॉडिफाइड हो चुका है। अच्छा, अब जरा हम R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देख लेते हैं। तो देखिए क्योंकि R1 सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज हो गई है, तो अब R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी चेंज हो जाएगी। तो पहले हमने उसको V1 माना था, अब हम उसको V1 डैश मान लेते हैं ना, कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया R1 रजिस्टर के अक्रॉस वो ये होगी। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए I डैश इंटू R डैश, है ना। ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये सब हमने आपको ओम्स लॉ में सिखाया था कि किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब आता होगा। चलिए, तो I डैश की वैल्यू है 25/150 एम्पियर इंटू R डैश की वैल्यू कितनी है? देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 50, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट तो 3। तो V1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8.33 वोल्ट, ठीक है। तो यानी अब जो R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है वो हो रही है 8.33 वोल्ट की, ठीक है। तो 8.33 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है अब R1 रजिस्टर के अक्रॉस। अच्छा, अब देखिए क्या है, क्योंकि वोल्ट मीटर और R1 रजिस्टर इन दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलली कनेक्टेड है ना। तो और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। तो अगर R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 8.33 वोल्ट है तो ये वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल मीजर करके देगा? ये वोल्ट मीटर 8.33 वोल्ट पोटेंशियल मीजर करके देगा R1 रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप गौर करिए, तो एक्चुअलिटी में इसको कितना मीजर करना था वोल्ट मीटर को? एक्चुअलिटी में इसे मीजर करना था ये, है ना, क्योंकि R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था वो ये था। पर वोल्ट मीटर कितना मीजर करके दे रहा है आपका? ये दे रहा है। तो आप जरा देखिए तो कितना परसेंट एरर किया? परसेंटेज एरर क्या है मेजरमेंट में? जो वोल्टेज का मेजरमेंट किया वोल्ट मीटर ने, उसमें कितना परसेंट एरर कर दिया इसने, है ना, वोल्ट मीटर ने। तो कितना कर दिया? देखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 100 इज इक्वल टू 12.5 माइनस
8.33 divided by 12.5 into 100, and if you calculate this value then it is approximately 33.3%. तो आप देख पा रहे हैं कि वोल्ट मीटर ने R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर करने में 33% का एरर कर दिया। किया है नहीं किया, देखिए, है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये जो वोल्ट मीटर आपने लगाया, ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो था R1 रजिस्टर के अक्रॉस उसको मीजर कर ही नहीं पा रहा है ना, ये कुछ और ही मीजर कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो इतना एरर ना करे, ये बहुत ज्यादा एरर हो गया ना वोल्टेज के मेजरमेंट में, थोड़ा कम एरर करे या बिल्कुल ना करे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए कि इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कीजिए। आप सपोज इसको 200 लीजिए, तो आप देखेंगे एरर जो होगा वो और भी कम आएगा। अब आप इसको और ज्यादा करिए, 1000 ओम करिए, तो देखेंगे अगर आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपने 1000 ओम कर दिया तो जो वोल्टेज के मेजरमेंट में एरर है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। इस तरीके से आप बढ़ाते रहिए, देखिए इसको बढ़ाते रहिए। एक टाइम आप इसको इनफाइनाइट लीजिए वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को, तो आप देखेंगे कि जिस टाइम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा उस टाइम जो परसेंटेज एरर आएगा वो 0% आएगा आपका। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप मीजर करना है R1 रजिस्टर के अक्रॉस, तो उसके लिए हमें ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब अगर ये वोल्ट मीटर ऐसा होता, देखिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला, तो फिर ये वोल्ट मीटर R1 रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता। क्योंकि अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना, तो अब जो परसेंटेज एरर आएगा वोल्टेज के मेजरमेंट में वो 0% आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पुट करिए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो परसेंटेज एरर है वो 0 आएगा। क्यों, देखो, क्योंकि अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो अब इस सर्किट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया, देखिए, क्योंकि अब इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना आएगा, 100 ओम ही आएगा नहीं आएगा। देखिए आप इनका इक्विवेलेंट निकालिए तो 100 ओम ही आएगा, है ना। तो अब सर्किट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा वोल्ट मीटर लगने से भी, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो चुका है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो 12.5 वोल्ट ही आएगा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच सर्किट में एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस या एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो आपके पास ऐसा वोल्ट मीटर होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, है ना। और ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। बट रियलिटी ये है कि आइडियल वोल्टमीटर बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रैक्टिकली आप आइडियल वोल्टमीटर बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं, देखिए, क्योंकि सपोज हमने आइडियल वोल्टमीटर बना भी दिया तो अब ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, है ना। तो ये वोल्टमीटर अब यहां से सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करेगा, और अगर ये करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा तो फिर ये वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, क्योंकि वोल्टमीटर तो डिफ्लेक्शन शो करके ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ना। और जब ये वोल्टमीटर यहां से करंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा सर्किट से, तो फिर ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, और अगर ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना आपको कि एक आइडियल वोल्टमीटर आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि रियल में जो वोल्टमीटर होता है वो डिफ्लेक्शन शो करके पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है। और वो डिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि उसमें करंट आती है, ठीक। और वो करंट कहां से लेता है वो वोल्टमीटर, वो उसी सर्किट से करंट ड्रॉ करता है जिस सर्किट में उसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अप्लाई किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, कि एक वोल्टमीटर हमेशा डिफ्लेक्शन शो करने के लिए उसी सर्किट से करंट ड्रॉ करता है जिस सर्किट में आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अप्लाई किया था। और इसीलिए एक वोल्टमीटर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसी सर्किट से करंट ड्रॉ कर देता है जिस सर्किट में उसको आपने पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए अप्लाई किया था। अच्छा,
तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हम कभी किसी रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ही नहीं सकते, है ना। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप को कौन मेजर कर सकता है? सिर्फ आइडियल वोल्टमीटर, और आइडियल वोल्टमीटर हम बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि एक रजिस्टर के अक्रॉस जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर ही नहीं कर सकते कभी। तो क्या कभी नहीं मेजर कर सकते हम एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप को? नहीं, देखिए कर सकते हैं ना। और कैसे करेंगे? उसके लिए हम बनाएंगे एक नया डिवाइस जिसका नेम होगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एक रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर होता है ये इसके पास अपनी खुद की बैटरी होती है, ठीक है। क्या कहा मैंने? पोटेंशियोमीटर के पास अपनी खुद की बैटरी होती है, और क्योंकि इसके पास अपनी खुद की बैटरी होती है तो इसलिए सर्किट में जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर उस सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है जैसा वोल्टमीटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एक रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक्चुअलिटी में हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत इतनी ज्यादा पड़ क्यों रही है। वैसे तो देखिए आपको पता चल ही चुका होगा अभी तक, है ना, कि हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ क्यों रही है, पर फिर भी हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि एक्चुअलिटी में हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है। देखिए, सपोज मैं आपसे बोलूं कि क्या एक वोल्ट मीटर की हेल्प से आप एक सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं? तो देखिए आपका आंसर होगा नो, है ना। हम कभी भी एक वोल्ट मीटर की हेल्प से एक सेल का ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? देखिए, सपोज हमारे पास एक सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सेल के दो टर्मिनल है, ठीक है, ए एंड बी। अच्छा, अब हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि एक सेल के पास दो टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल और एक को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल के पास ये दो टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। अच्छा, और प्रीवियस क्लासेस में हम आपको इनकी डेफिनेशन भी बता चुके हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाती है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल से कुछ करंट ड्रॉ कर ली जाती है, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, ये दोनों एक तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाती है, और ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस जब सेल से कुछ करंट ड्रॉ कर ली जाती है, ठीक है। पर हैं ये दोनों एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही। तो अब अगर हमें सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो सपोज उसके लिए हमने वोल्ट मीटर यूज कर लिया, क्योंकि वोल्ट मीटर ही क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना। तो हमने वोल्ट मीटर का यूज कर लिया सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब ये वोल्ट मीटर क्या करता है ना, देखिए वोल्ट मीटर को जिस सर्किट में भी आप अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर उसी सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेता है अपना चलने के लिए, यानी अपना डिफ्लेक्शन शो करने के लिए ना, क्योंकि वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन के थ्रू ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इसलिए वोल्ट मीटर क्या करेगा? इस सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेगा डिफ्लेक्शन शो करने के लिए, और फिर उन्हीं डिफ्लेक्शन के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा इन दो पॉइंट्स के बीच। अच्छा, अब ये जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा ए और बी पॉइंट्स के बीच, वो रियल में सेल का ईएमएफ नहीं होगा, वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि सेल से करंट ड्रॉ कर चुका है ना ये वोल्ट मीटर, और हमने आपको कहा था कि जब सेल से कोई करंट ड्रॉ कर ली जाती है तो उस टाइम सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ना कि ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक वोल्ट मीटर हमेशा सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर कर सकता है, सेल के ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा सेल से करंट ड्रॉ करता है डिफ्लेक्शन शो करने के लिए। तो इसलिए कभी भी ये सेल के ईएमएफ को मेजर कर ही नहीं सकता। तो बात ये आती है कि अगर इस वोल्ट मीटर को सेल का
ईएमएफ मीजर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये सेल से कोई करंट ड्रॉ ना करे, क्योंकि तभी ये सेल का ईएमएफ मीजर कर सकता है। अच्छा, अब अगर ये वोल्ट मीटर सेल से कोई करंट ड्रॉ ना करे तो कब नहीं कर पाएगा ये? जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, है ना। और जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो उस केस में हम इसको आइडियल वोल्ट मीटर बोल देंगे, ठीक है। तो यानी एक आइडियल वोल्ट मीटर सेल का ईएमएफ मीजर कर सकता है। पर देखिए आइडियल वोल्ट मीटर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आपने आइडियल वोल्ट मीटर बना दिया तो इसका मतलब है कि ये वोल्ट मीटर इस सेल से कोई करंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा, और अगर करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा तो फिर ये वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और अगर वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो फिर वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मीजर करेगा? क्योंकि वोल्ट मीटर तो डिफ्लेक्शन शो करके ही पोटेंशियल को मीजर करता है ना। तो इसलिए जरूरी है कि वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट सर्किट से ड्रॉ करे डिफ्लेक्शन शो करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि आइडियल वोल्ट मीटर बनाना इम्पॉसिबल है ना। अच्छा, अब बात यह आती है कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक आइडियल वोल्ट मीटर ही सेल का ईएमएफ मीजर कर सकता है, और हम कह रहे हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यह है कि सेल का ईएमएफ मीजर करना भी इम्पॉसिबल है कभी, है ना। तो क्या हम सेल का ईएमएफ कभी मीजर कर ही नहीं सकते? नहीं, हम सेल का ईएमएफ बिल्कुल मीजर कर सकते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे एक नया डिवाइस, और जिसका नेम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियोमीटर के पास क्या होता है, एक खुद की बैटरी होती है, ठीक है। और क्योंकि पोटेंशियोमीटर के पास अपनी एक खुद की बैटरी होती है तो इसलिए इसको जिस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करने के लिए लगाया जाता है, ये उस सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता वोल्ट मीटर की तरह, है ना। तो इसलिए ये सर्किट में एक सेल के ईएमएफ को मीजर इजीली कर सकता है। अच्छा, तो आई होप आपको यहां तक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें एक सेल का ईएमएफ मीजर करना है या एक रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर करना है तो उसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर ये दोनों काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए आप डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर को। जब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का नेम एक्चुअलिटी में पोटेंशियोमीटर पड़ा क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए इसके पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को मीजर करता है मीटर स्केल की हेल्प से, इसलिए इसका नाम पोटेंशियोमीटर पड़ा है ना। अच्छा, अब कैसे एक पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मीटर स्केल की हेल्प से मीजर करता है वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा जैसे जैसे आप टॉपिक आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना समझिए बस कि पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को मीजर करता है मीटर स्केल की हेल्प से। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियोमीटर का मेन पर्पस है कि ये सेल के ईएमएफ को मीजर करता है, और जब ये सेल के ईएमएफ को मीजर करता है तो उस टाइम ये सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की एक बैटरी होती है। तो इसलिए इसे जरूरत नहीं पड़ती है सेल से करंट ड्रॉ करने की, है ना। और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियोमीटर इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मीजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल बिकॉज इट हैज ओन बैटरी। अच्छा, अब देखिए वैसे तो पोटेंशियोमीटर को मेनली इसीलिए डिजाइन किया गया होता है क्योंकि उससे हम सेल का ईएमएफ मीजर कर सकें। बट होता क्या है ना, जब हम पोटेंशियोमीटर बनाते हैं तो पोटेंशियोमीटर के और भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। और क्या क्या फायदे होते हैं इसके, देखिए कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जिस पर्पज के लिए आपने डिजाइन किया था पोटेंशियोमीटर वो काम तो कर ही रहा है, साथ में वो और काम भी कर दे रहा है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक मल्टी फंक्शनिंग डिवाइस है। और ये देखिए ये आपके सिलेबस का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है और ये आपके सिलेबस का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है ना। एक्सपेरिमेंट 4 में आप यही करने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर करेंगे, और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आप देखेंगे कि आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं,
वो 3 तरीके कौन से हैं देखिए। पहला, हम पोटेंशियोमीटर से एक सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। दूसरा, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 सेलों का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेंशियोमीटर भी वो सारे काम करता है जो एक आइडियल वोल्टमीटर करता है। जैसे एक आइडियल वोल्टमीटर एक सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकता है, तो एक पोटेंशियोमीटर भी एक सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकता है। इसलिए अगर हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर बोल दें तो उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो ये तो बात हुई पोटेंशियोमीटर के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन की, कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए, वैसे मैंने पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन की थ्योरी लिखी है, तो आप चाहो तो आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन की थ्योरी को नहीं लिखना है ना। क्योंकि अगर आप ये लिखने लग गए तो आपका पेपर छूट जाएगा वहाँ पे। तो आप ध्यान रखना कि एग्जाम में आपको पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन की थ्योरी को अवॉइड करते हुए चलना है ना। आप सिर्फ डायग्राम की हेल्प से ही पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ डायग्राम की हेल्प से ही पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, देखिए, जब आप लैब के अंदर जाते हैं तो लैब के अंदर स्टार्टिंग में पोटेंशियोमीटर आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। सिंपली एक वुडन बॉक्स होता है और उस वुडन बॉक्स के ऊपर 4 एलॉय की वायर फिक्स होती हैं और एक मीटर स्केल लगी होती है। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट पोटेंशियोमीटर नहीं है। इसको कंप्लीट पोटेंशियोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे, है ना। पर अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि लैब के अंदर पोटेंशियोमीटर स्टार्ट में कुछ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, अच्छा, अब जरा आप याद करिए मीटर ब्रिज को। तो मीटर ब्रिज भी कुछ इसी टाइप से दिखता था आपको। उसमें भी एक वुडन बॉक्स होता था, एक मीटर स्केल लगी होती थी। बट मीटर ब्रिज में वुडन बॉक्स के ऊपर एक सिंगल वायर लगी होती थी 1 मीटर की, जबकि पोटेंशियोमीटर में कितनी वायर्स लगी हैं देखिए, 4 वायर्स लगी हैं वुडन बॉक्स के ऊपर। अब ये 4 वायर्स क्यों लगी हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो भी हम आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे। फिलहाल आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पोटेंशियोमीटर में वुडन बॉक्स के ऊपर बहुत सारी वायर फिक्स होती हैं, है ना। और कुछ कुछ पोटेंशियोमीटर तो आपको लैब में ऐसे दिखेंगे जिनमें वुडन बॉक्स के ऊपर 10 वायर भी फिक्स होंगी, और इस टाइप के पोटेंशियोमीटर को आप बोलते हैं 10 वायर पोटेंशियोमीटर, है ना। जबकि इस टाइप के पोटेंशियोमीटर को आप बोलते हैं 4 वायर पोटेंशियोमीटर। तो इस टाइप से आपको 2 टाइप के पोटेंशियोमीटर लैब में देखने को मिलते हैं, 4 वायर पोटेंशियोमीटर एंड 10 वायर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और इन दोनों पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बिल्कुल एक ही तरीके से होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों में। और वो थोड़ा सा क्या फर्क होता है वो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम 4 वायर पोटेंशियोमीटर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ वो 4 वायर पोटेंशियोमीटर की बना रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब आप समझिए, देखिए, पहले तो ये जो पोटेंशियोमीटर के बॉक्स के ऊपर वायर्स लगी हैं इनको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, और ये एलॉय की बनाई जाती हैं। अब एलॉय में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कॉन्स्टेंटन यूज़ कर लीजिए या मैग्नीन यूज़ कर लीजिए या नाइक्रोम यूज़ कर लीजिए, पर आपको ये पोटेंशियोमीटर वायर एलॉय की बनानी है। और ऐसा क्यों, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ सडनली वेरी नहीं करता, है ना। अच्छा, अभी जो वायर्स होती हैं ये चारों की चारों वायर्स ये 1 मीटर लेंथ की होंगी। ठीक है, और इनको हमने ऐसे दिखाया है, देखिए, पहली वायर ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और ये मीटर स्केल लगी है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो चारों वायर्स हैं इन सब की लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा, अब इन चारों वायर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से। ये देखिए, जो कॉपर स्ट्रिप्स लगी है ना यहाँ पे, ये दिखाई दे रही होंगे आपको ये। तो इन कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से आप इन चारों वायर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और हम कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से इन चारों वायर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है ना। तो हम नहीं चाहते कि कभी भी कनेक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस वायर के साथ इंक्लूड हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सा कनेक्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। कोई अगर आपसे पूछे कि आप इन चारों वायर को
सीरीज में कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए कि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है इसलिए, ताकि कोई एडिशनल रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई ना हो जाए, है ना। अच्छा, अब ये जो वायर है ये टोटली 4 मीटर की बन चुकी है, देखिए, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हो चुकी है ना, ये चारों वायर सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने, तो इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो जो टोटल लेंथ हो चुकी है इस वायर की वो हो चुकी है 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर। तो अब हम इस पूरी वायर को एक सिंगल वायर जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इस वायर की लेंथ आप इस एंड से मेजर करेंगे या इस एंड से मेजर करेंगे, क्योंकि इन दोनों एंड्स के बीच में लगी है पूरी वायर, ठीक है। ये देखिए, ये 2 स्क्रू होते हैं ना, या ए और बी, देखो, और इन्हीं स्क्रू के बीच में कनेक्टेड है ये वायर, ठीक है, ये और ये, यहां से आप कनेक्शन दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो अगर आप सपोज यहां से मेजर कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को, तो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे 250 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर, यहाँ 350 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि जो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है इसकी टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर हो गई है, क्योंकि आपने 4 अलग अलग वायर 1-1 मीटर की सीरीज में कनेक्ट कर दी है कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से। तो जो टोटल लेंथ बन गई है पोटेंशियोमीटर वायर की वो बन गई है 400 सेंटीमीटर। अच्छा, देखिए, पोटेंशियोमीटर का ये फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ड्रॉ करने में, तो इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का एक शॉर्टकट फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। और जो शॉर्टकट फिगर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर का, आपको एग्जाम में भी वही फिगर ड्रॉ करना है पोटेंशियोमीटर का, ना कि ये वाला, ठीक है। तो देखिए कैसे शॉर्टकट फिगर हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियोमीटर का। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक एलॉय की वायर लगी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, और इस वायर की लेंथ है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये सपोज 10 वायर पोटेंशियोमीटर होता तो फिर इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हो जाती 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, पर अभी तो 400 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये 4 वायर पोटेंशियोमीटर है। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, क्या ये कंप्लीट पोटेंशियोमीटर बन गया? नहीं, है ना। ये कंप्लीट पोटेंशियोमीटर कहाँ है, देखिए, ये तो सिंपल एक वायर है ना। तो अगर आपको इसको कंप्लीट पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन 2 एंड्स के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उस बैटरी को हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर बैटरी, या इसका एक नाम और होता है ऑक्सिलरी बैटरी, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी होती है। हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि पोटेंशियोमीटर के पास अपनी खुद की एक बैटरी होती है, तभी तो जिस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियोमीटर उस सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की बैटरी होती है, जबकि वोल्टमीटर के पास अपनी खुद की बैटरी नहीं होती है। तो इसलिए जिस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया जाता है, वोल्टमीटर उस सर्किट से करंट ड्रॉ कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पोटेंशियोमीटर की अपनी खुद की बैटरी होती है। अच्छा, अब इस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक स्केल लगी होती है, तो उस स्केल को हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, वो अंडरस्टूड है कि इस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल लगी होगी वहाँ पे, है ना। तो ये बना हमारा कंप्लीट पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट पोटेंशियोमीटर में 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, देखिए। पहला तो होगा एक एलॉय की वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है। दूसरा, उस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए एक मीटर स्केल, और तीसरी चीज एक बैटरी। तो इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है कंप्लीट पोटेंशियोमीटर, ठीक है। जैसे हम आपको ये दिखा रहे थे, देखिए, ये दिखा रहे थे ना, तो ये कंप्लीट पोटेंशियोमीटर थोड़ी ना है, ये तो पोटेंशियोमीटर का सिर्फ स्टार्टिंग व्यू है ना। पर अगर हम इन 2 पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये हमारा एक कंप्लीट पोटेंशियोमीटर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन पूरा होता है आपके पास पोटेंशियोमीटर का। ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अमीटर की लगाई है वो तो सिर्फ वर्किंग को समझाने के लिए लगाई है हमने, है ना। बाकी अदरवाइज पोटेंशियोमीटर इतना ही बनता है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी जो डिवाइस होता है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है।
है ना। तो पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है, तो ये भी किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, यानी पोटेंशियोमीटर भी किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा ना। तो अब देखते हैं जरा कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए पहले हम देखें, समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज ये जो बैटरी हमने लगाई यहाँ पे, जिसको हम पोटेंशियोमीटर बैटरी बोल रहे हैं, उसका ईएमएफ है सपोज ई, है ना। और ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस हम मान के चल लेते हैं आर है। ठीक है, तो ये जो एल लेंथ की वायर है उसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है, सपोज आर है। अच्छा, अब आप जब ये बैटरी लगाते हैं तो इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगी सर्किट में, है ना। और उस करंट को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे अमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अमीटर आपको पता है सीरीज में लगता है। ये क्या करेगा, इस सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करने का काम करेगा, और ये माइनस और ये प्लस। ठीक, अच्छा, अब आपको पता है कि आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, यानी इस वायर के अक्रॉस। तो इस बैटरी की वजह से होगा क्या, इस वायर में एक पोटेंशियल ड्रॉप होगी। ठीक, तो मैं मान के चलता हूं कि इस पूरी वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है वो V वोल्ट की हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है ना। तभी तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V वोल्ट का आएगा। तो यानी L लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, V वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है। और यहाँ हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर में क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, चलिए अब हम जरा ओम्स लॉ से देखते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर इज इक्वल टू द करंट पासेस थ्रू इन अ वायर इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है। अच्छा, अब देखिए सिंस हमने आपको बताया आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ लिया पहले भी, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं वी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई इंटू रो एल अपॉन ए। आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इसमें। ठीक है, तो वी इक्वल टू हो गया हमारा आई रो अपॉन ए, इनको हमने एक साथ लिख दिया इंटू एल। अच्छा, ये सॉरी कैपिटल एल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है ना, तो ये लिख दिया हमने कैपिटल एल। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या है कि इस जो ये वायर आपने लिया है ना, इसका मटेरियल आपने फिक्स कर दिया। तो इसका मटेरियल आपने किसी न किसी मटेरियल की बनाई होगी ना, जैसे आपने नाइक्रोम की बनाई है, तो इसका रो फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका रो फिक्स हो गया। अच्छा, अब आप इसमें कांस्टेंट करंट पास करवा रहे हैं, तो करंट भी कांस्टेंट हो रही है इसमें। ठीक है, और कितनी करंट आप पास करवाएंगे उसको आप इस एमीटर से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रही हैं। ये तीनों चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट है, तो इनको हमने नेम दे दिया के। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया V इक्वल्स टू के इंटू एल, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे के कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर V इज प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा ना, तो ये बन गया हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू L, है ना। पर ये V प्रोपोर्शनल टू L कब है, इफ I रो एंड A इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा तभी ऐसा होगा, तभी V प्रोपोर्शनल टू L होगा। ठीक है, तो यहां से आपको देखिए क्या नजर आ रहा है कि अगर एक वायर में कांस्टेंट करंट पास करवाई जाए जिसका नेचर फिक्स है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, तो उस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस वायर की लेंथ के, है ना। और यही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, इसी पे बेस्ड होता है पोटेंशियोमीटर हमारा। ठीक है, तो यहां से अब हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियोमीटर का, कि इफ अ constant current is passes through a wire of uniform cross sectional area, uniform cross sectional area, then the potential drop
देन द पोटेंशियल ड्रॉप across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire, वायर, है ना। यही है देखिए आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, इसी पे बेस्ड होता है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक बार दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या है, क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल आपका, कि अगर एक वायर में से कांस्टेंट करंट पास करवाई जाए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस वायर के किसी भी पोर्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पोर्शन के लेंथ के। ठीक है, तो चलिए आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जरा देखिए इस फॉर्मूले को, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं K इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, V/L हो गया, है ना। अच्छा, अभी ये क्या है, देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है और ये लेंथ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ बोलेंगे हम इसे, क्या पढ़ेंगे हम इसे, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन अ पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ते जा रहा है, और जब भी पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के साथ इंक्रीज होते रहे तो इस चीज को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा देखिए, तो यहां तक तो आपने लिखा कि K इक्वल्स टू क्या है आपका, V/L, V/L मीन द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल है वोल्टेज बोल दीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप इन यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी K बता रहा है कि यूनिट लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे K का एक और नाम दे रहे हैं। देखिए दो नेम तो हम अभी तक हम दे चुके हैं कि K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये K क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इन यूनिट लेंथ है ना। अब K का एक और नाम हम दे रहे हैं, हम K को यहाँ पे बोल रहे हैं K इज लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, K जो है वो पोटेंशियोमीटर की लीस्ट काउंट है। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा कि हम K को पोटेंशियोमीटर की लीस्ट काउंट क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस होता है जो लेंथ के बेस पे पोटेंशियल का मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि पोटेंशियोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है, और हमको पता है कि हर एक मेजरिंग डिवाइस का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है जो ये बताता है कि वो डिवाइस एटलीस्ट कितना मेजर कर सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर भी एक मेजरिंग डिवाइस है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, जो ये बता रहा होगा कि पोटेंशियोमीटर एटलीस्ट कितनी पोटेंशियल को मेजर कर सकता है। तो ये वो एटलीस्ट पोटेंशियल है जिसको पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यही तो वो वोल्टेज है या यही तो वो पोटेंशियल है जो यूनिट लेंथ में है, तो एटलीस्ट इतनी ही पोटेंशियल को या इतना ही वोल्टेज ड्रॉप को पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इस K को यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर भी बोल दे रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखिए अगर सपोज हम पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे क्या होगा, पोटेंशियोमीटर की लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और पोटेंशियोमीटर की लीस्ट काउंट अगर डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये है कि अब पोटेंशियोमीटर और भी छोटी वोल्टेज को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाते रहोगे पोटेंशियोमीटर वायर की, उतना पोटेंशियोमीटर की लीस्ट काउंट कम होती रहेगी, और इसका ये मतलब होगा कि पोटेंशियोमीटर फिर कम से कम छोटी से छोटी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। और जब पोटेंशियोमीटर छोटी से छोटी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है तो उस टाइम हम बोलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो एक पोटेंशियोमीटर कब सेंसिटिव बोला जाता है, जब पोटेंशियोमीटर छोटी से छोटी वोल्टेज को भी क्या कर दे, मेजर कर दे। उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर कब छोटी से छोटी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, जब उसकी लीस्ट काउंट बहुत कम होगी, है ना। और उसकी लीस्ट काउंट बहुत कब कम होगी, जब
पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ को इंक्रीज करके हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 4 वायर और 10 वायर पोटेंशियोमीटर क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 वायर पोटेंशियोमीटर लेस सेंसिटिव होता है और 10 वायर पोटेंशियोमीटर हाई सेंसिटिव होता है। यानी 10 वायर पोटेंशियोमीटर छोटी से छोटी पोटेंशियल ड्रॉप को भी मीजर कर सकता है, जबकि 4 वायर पोटेंशियोमीटर बहुत छोटी छोटी पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, तो आपको सीधे आंसर लिखना है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये है देखिए आपके पास। अच्छा, और के की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ठीक है, के की एक वैल्यू ये भी होती है। अच्छा, अब एक चीज देखिए अगर यहां से यहां तक आपको पता है कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ना, V वोल्टेज ड्रॉप हो रही है यहां से यहां तक। अच्छा, आपको पता है कि यूनिट लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो यूनिट लेंथ में K वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो अगर आपको पता है कि यूनिट लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि अगर यहां से यहां तक हम बोलें, यहां से यहां तक L1 लेंथ है, यहां से यहां तक, तो क्या इस L1 लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, आप मेरे को बता सकते हैं? यस, बिल्कुल आप बता सकते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप इन L1 लेंथ इज कितना हो जाएगा, देखिए K इंटू L1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो L1 लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको यूनिट लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ये पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि किसी भी लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी। ठीक है, तो ये तो था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। आप चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमने लिखा यहाँ पे। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूज होते हैं, है ना। तो वैसे तो देखिए, जब हमने आपको पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर के मेनली 3 यूज होते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप एक सेल का EMF मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप 2 सेलों का EMF कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा यूज हमने आपको पोटेंशियोमीटर का बताया था कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 मेन एप्लीकेशंस होते हैं पोटेंशियोमीटर के। अच्छा, चलिए अब इन तीनों एप्लीकेशंस को 1 बाय 1 डील कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एक सेल का EMF किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे, टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट डायग्राम को। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं तो हम 2 टाइप के सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला सर्किट डायग्राम हम जो ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट डायग्राम। दूसरा सर्किट डायग्राम हम जो ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट डायग्राम। प्राइमरी सर्किट डायग्राम जो होता है वो खुद पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम होता है, और सेकेंडरी सर्किट डायग्राम जो होगा वो उस सेल का होगा जिस सेल का EMF आपको पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर करना है। तो इस तरीके से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं तो हम 2 टाइप के सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं हम प्राइमरी सर्किट डायग्राम को, जो खुद पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम होगा। ठीक है, तो पहले इसका मतलब हमें पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम कैसे होता है। सबसे पहले 2 पॉइंट्स होते हैं जिनका नाम हम देते हैं A एंड B, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक एलॉय की वायर फिक्स होती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है ना। अच्छा, अब इस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर में एक मीटर स्केल लगी होती है, जिसको हमने यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, पर आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियोमीटर में एक मीटर स्केल लगी होती है जिसकी हेल्प से हम इस वायर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और इस वायर को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। अच्छा, सपोज हम इस वायर की लेंथ L मान लेते हैं, और हमें पता है कि अगर ये 4 वायर पोटेंशियोमीटर होगा
तो इस वायर की लेंथ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर, और अगर ये 10 वायर पोटेंशियोमीटर होगा तो इस वायर की लेंथ हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये वायर के जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बैटरी, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं ऑक्सिलरी बैटरी के, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी बोली जाएगी या ऑक्सिलरी बैटरी बोली जाएगी। अच्छा, अब इस सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए हम एक अमीटर भी लगा देते हैं सीरीज में, इस तरीके से ये लगा दिया हमने, है ना। तो ये बन गया आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, जिसको हम प्राइमरी सर्किट डायग्राम बोलेंगे यहाँ पे, प्राइमरी सर्किट डायग्राम, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना प्राइमरी सर्किट डायग्राम खुद पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम होता है। तो ये बन गया पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, और ये हमने अभी अभी भी आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है ना, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। अच्छा, अब सपोज हमने मान लिया कि जो ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी हमने ली है उसका ईएमएफ है ई, ठीक है। अच्छा, और इस बैटरी को इस वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर के दो टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई करने से होगा क्या कि वायर के इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सपोज मान के चल लेता हूं कि इस बैटरी के लगने से वायर के इन दो एंड्स के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। तो यहाँ पे इसका मतलब पोटेंशियल V वोल्ट होगा और यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पोटेंशियल V वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा, तभी इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, V वोल्ट का बनेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस बैटरी को लगाने से इस वायर में V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है ना, क्योंकि इस वायर का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और हमें पता है एक रेजिस्टिव वायर में पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस L लेंथ की वायर में V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अच्छा चलिए, तो ये तो हमने बना दिया प्राइमरी सर्किट डायग्राम, है ना। अब हम बनाते हैं सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, जो उस सेल का बनेगा जिसका ईएमएफ हमें मीजर करना है इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो हम लेते हैं एक सेल, देखिए ये ले लिया हमने एक सेल, ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, इस सेल का ईएमएफ सपोज E1 है, और इस E1 की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, अब इस सेल को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, देखिए इस पोटेंशियोमीटर के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वायर के उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा जहां पे पोटेंशियोमीटर की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो यानी यहां पे कनेक्ट होगा, देखिए इस तरीके से कनेक्ट होगा ये सेल आपका इस पोटेंशियोमीटर के साथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अब इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बनेगा आपका जॉकी, है ना, या वो जॉकी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जॉकी क्या है वो मैं आपको लास्ट क्लास मीटर ब्रिज में बता चुका हूं। तो ये बन गई हमारी जॉकी, ठीक हो गया। तो ये जो हमने बनाया ये बना हमारा सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, सेकेंडरी सर्किट डायग्राम। अच्छा, अब आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि देखिए जब आप पोटेंशियोमीटर के अलग अलग तरीके से यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर को, तो हर बार आपको दो सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेंगे, प्राइमरी सर्किट डायग्राम और सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, है ना। पर प्राइमरी सर्किट डायग्राम हर बार एक जैसा बनेगा, जबकि सेकेंडरी सर्किट डायग्राम हर बार यूज के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे देखिए, अगर आपको सेल का ईएमएफ मेजर करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो सेकेंडरी सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा, है ना। पर अगर सपोज आपको एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो तब सेकेंडरी सर्किट डायग्राम चेंज हो जाएगा, है ना। जबकि प्राइमरी सर्किट डायग्राम हर यूज में एक जैसा ही होता है, क्योंकि प्राइमरी सर्किट डायग्राम खुद पोटेंशियोमीटर का होता है, तो वो तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, और सेकेंडरी सर्किट डायग्राम चेंज होते रहता है यूजेस के हिसाब से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर करने जा रहे हो ना, उस सेल का ईएमएफ हमेशा पोटेंशियोमीटर की बैटरी के ईएमएफ से कम होना चाहिए, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि देखो आप इस सेल का ईएमएफ किसकी हेल्प से मेजर कर रहे हो, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर कर रहे हो ना। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर कर रहे हो उस सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर की बैटरी के ईएमएफ से कम हो। जैसे सपोज आप एक सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हो और उसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट,
तो आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियोमीटर की बैटरी का ईएमएफ 1.5 वोल्ट से ज़्यादा हो, जैसे सपोज 2 वोल्ट हो या 2.5 वोल्ट हो या 3 वोल्ट हो ना, इस तरीके से। अच्छा, तो आपको इस सर्किट डायग्राम में दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर कर रहे हो उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है जहां पे पोटेंशियोमीटर की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मेजरिंग सेल का ईएमएफ हमेशा पोटेंशियोमीटर की बैटरी के ईएमएफ से कम हो। और इन दो बातों का विशेष ध्यान क्यों रखना आपको, वो आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा, जैसे जैसे अब हम आगे इसकी थ्योरी पढ़ाते रहेंगे आपको, तो है ना। चलिए, तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सर्किट प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन का मतलब ये होगा कि क्या ये सर्किट अब इस सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है ना। तो चलिए अब इस बात की चेकिंग कर लेते हैं। अच्छा, पर अब बात ये आती है कि इस सर्किट को चेक करने का प्रोसीजर क्या होगा। आप कैसे चेक करेंगे कि ये सर्किट प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है ना। तो देखिए प्रोसीजर क्या है और प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या है ना। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप जॉकी को उठाकर ए पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने जॉकी को उठाकर ए पॉइंट पे रखा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी ये निडल लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, यानी ऐसे हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे आ जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ उसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, आप एक बात बताइए मेरे को कि इस सर्किट में अभी करंट फ्लो कौन कौन करवा सकता है। एक तो ये बैटरी और दूसरा ये सेल, है ना। ये दोनों ही सर्किट में करंट फ्लो करवा सकते हैं क्योंकि यही सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अच्छा, पर जब ये जॉकी यहां पे होती है प्रोसीजर के फर्स्ट स्टेप में, तो उस टाइम ये सेल यानी ये बैटरी हो जाती है शॉर्ट। और अगर ये बैटरी शॉर्ट हो गई तो उस टाइम सिर्फ यही सेल सर्किट में इफेक्टिव होगा। तो सर्किट में उस टाइम जो भी करंट फ्लो होगी वो सिर्फ इस सेल की वजह से होगी, ठीक है। तो अब ये सेल कैसे करंट फ्लो करवाएगा, देखिए ये करवाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाएगी करंट, ये है ना। और करंट ऐसे आने की वजह से गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको इतना पता चल गया कि जब आप जॉकी को ए पॉइंट पे उठा के रखेंगे तो उस टाइम ये बैटरी तो हो जाएगी शॉर्ट और सिर्फ ये सेल इफेक्टिव होगा सर्किट में। और जो करंट कैसे फ्लो करवाएगा सर्किट में, इस तरीके से करंट फ्लो करवाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा ये सेल। अच्छा, अब प्रोसीजर का दूसरा स्टेप क्या होगा। देखिए, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि इस जॉकी को उठाकर बी पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने जॉकी को उठाकर बी पॉइंट पे रखा तो ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है ना, ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जब ये जॉकी यहां पे रहेगी कनेक्ट बी पॉइंट पे, तो उस टाइम सर्किट में ये बैटरी भी इफेक्टिव होगी और ये सेल भी इफेक्टिव होगा, है ना। बट सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो इस सेल की वजह से होगी, इस बैटरी की वजह से होगी, क्योंकि ये बड़ी है ना। हमने आपको अभी बताया था कि इसका ईएमएफ ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू दिस वन, है ना। तो जब जॉकी बी पॉइंट पे रहेगी उस टाइम इफेक्टिव तो दोनों होते हैं, ये बैटरी भी इफेक्टिव होती है और ये सेल भी इफेक्टिव होता है। पर सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो इसके अकॉर्डिंग होती है क्योंकि ये बड़ी होती है ना। अच्छा, अब क्या होगा, देखो यहां से करंट आएगी ऐसे, ठीक, इस बैटरी से, इससे भी जाएगी करंट ऐसे, है ना। पर ये अपोज करेगा उसका क्योंकि ये बड़ी बैटरी है। तो देखो ये इसकी करंट ऐसे जा रही है, इसकी करंट ऐसे आ रही है नीचे को, है ना। तो अब यहाँ पे आएगी इसकी करंट। अब इसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक इस वायर में जाने का और एक इधर से चलने का। तो इस बैटरी की जो करंट होगी वो किधर जाएगी, देखिए इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो पसंद नहीं करेगी इस वायर में जाना, तो किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और इसका अपोज तो कर ही सकती है ना, ये बैटरी इसका अपोज तो कर ही सकती है, तो ये इधर आएगी इस टाइप से और यहाँ से करंट ऐसे और ऐसे चले जाएगी। तो देखो अब गैल्वेनोमीटर में करंट किधर चली, अब गैल्वेनोमीटर में करंट ऐसे जा रही है ना, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम जॉकी को ए पॉइंट पे रख के देखें तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब जॉकी को हम बी पॉइंट पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर ऐसा हुआ कि ए और बी पॉइंट पे रखने पे गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन शो किए, तो इसका मतलब ये सर्किट प्रॉपर कनेक्टेड है। और अब इस सर्किट से आप
इस सेल का ईएमएफ मीजर कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज आपने जॉकी को ए पॉइंट पे रखा तब भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आया, और आपने जॉकी को बी पॉइंट पे रखा तब भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ही आया, तो इसका मतलब ये सर्किट प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है। अच्छा, यहां पे देखिए, अगर ए और बी पॉइंट पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर ए की साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ दो ही लॉजिक हो सकते हैं। पहला लॉजिक ये हो सकता है कि आपने इस सेल के जो टर्मिनल है वो गलत तरीके से कनेक्ट कर दिए होंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। ठीक है, यानी आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि आपने इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दिया होगा, तभी शायद गैल्वेनोमीटर एक ही साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। या फिर दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि आपने इस पोटेंशियोमीटर की बैटरी का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से कम रखा होगा, तभी गैल्वेनोमीटर एक ही साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, है ना। तो सिर्फ यही दो लॉजिक हो सकते हैं जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ए और बी पॉइंट पे टच करने पे एक ही साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। ठीक, तो अगर आपको चाहिए कि आपका सर्किट प्रॉपर्ली कनेक्ट हो, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन शो करे, तो उसके लिए जरूरी है कि पोटेंशियोमीटर की बैटरी का ईएमएफ मीजरिंग सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा मीजरिंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के वायर के उस एंड के साथ कनेक्ट हो जहां पे पोटेंशियोमीटर की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है ना। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सर्किट हमेशा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। चलिए, तो यहां तक तो बात करी हमने चेकिंग की, है ना, और यहां तक हमें इतना समझ में आ गया कि ये सेल गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, और इस बैटरी की वजह से गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। यानी ये दोनों सोर्स ऑफ ईएमएफ सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे। अगर ये लेफ्ट में करवाना चाहता है तो ये राइट में करवाना चाहता है करंट को फ्लो, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी इन दोनों में क्लैश होगा करंट को फ्लो करवाने का। ये लेफ्ट में करवाएगा तो ये राइट में करवाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं वर्किंग की, है ना, कि वर्क कैसे करता है ये, यानी ये सर्किट किस तरीके से ईएमएफ मीजर करेगा इस सेल का, या आप ये बोल दीजिए कि ये पोटेंशियोमीटर किस तरीके से मीजर करेगा इस सेल का ईएमएफ। अब उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग की। देखिए, वर्किंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस जॉकी को यहाँ पे रखेंगे, आपने देखा ना। तो जब आप जॉकी को यहाँ पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है ये यहाँ आ जाएगी डिफ्लेक्ट होके। अच्छा, अब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर की वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो जैसे आप धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे स्लाइड करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर की निडल यहाँ आती है, अब ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आती रहेगी, ऐसे जैसे जैसे आप ये स्लाइड करते रहेंगे ना ऐसे आगे आगे, तो ऐसे ही गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे ऐसे करके ऊपर आती रहेगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे सपोज ये आपने जॉकी यहाँ पे कनेक्ट की, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पे आ जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे, है ना। हाँ, और जब 0 पे आ जाएगी तो इसको हम बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन हो गए। ठीक है, और नल डिफ्लेक्शन जहां पे आएगा, जिस पोजीशन पे नल डिफ्लेक्शन आएगा, है ना, उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और इस लेंथ को हम बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जॉकी को यहाँ पे रखने पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा, और जैसे जैसे हम जॉकी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे धीरे धीरे ऐसे बढ़ती रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी, और जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ पे हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी ऐसे करके, है ना। यानी नल डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, एक पोजीशन ऐसी होगी, और उस पोजीशन को हम नोट कर लेंगे और उसका नाम हमने दे दिया J, है ना। और इस लेंथ को हम यहाँ से नोट कर लेंगे और इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि इस लेंथ पे, है ना, पोटेंशियोमीटर की वायर की इस लेंथ पे ये सर्किट बैलेंस हो चुका हमारा। और उसके बाद अगर आप जॉकी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यहाँ स्लाइड करेंगे, ना, तो गैल्वेनोमीटर फिर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगा। पर हमें अभी सिर्फ यहीं तक चाहिए, बस नल डिफ्लेक्शन तक ही चाहिए। ठीक है, अब ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट ही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस टाइम नल डिफ्लेक्शन होगा ना, उस टाइम क्या होगा, देखो, उस टाइम इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही होगी ना, इस वायर में, वायर के इस पोर्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही होगी वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगी। ये बात आप ध्यान रखना ना। तो एट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए ना, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन L1 लेंथ, ठीक है,
L1 लेंथ ऑफ द वायर, यानी इस L1 लेंथ की वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इस सेल के EMF के इक्विवेलेंट होगा, EMF ऑफ द सेल के इक्विवेलेंट होगा। और ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है ना, वो किसकी पोटेंशियल ड्रॉप है, वो इस बैटरी की पोटेंशियल ड्रॉप है ना। अच्छा, और अभी अभी हमने बताया था आपको कि ये सेल किधर चलाना चाहता है सर्किट में करंट को, लेफ्ट साइड में, ये सेल किधर चलाना चाहता है, राइट साइड में, है ना। और अगर गैल्वेनोमीटर बिल्कुल बीचों बीच में है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी इस बैटरी की इस लेंथ में, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि तभी तो गैल्वेनोमीटर कहीं भी नहीं चल रहा। क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो गई है, इस पोटेंशियल ड्रॉप की स्ट्रेंथ और इस सेल के EMF की स्ट्रेंथ बराबर हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कहते हैं यहां पे कि हम सेल के EMF को हमेशा उस पोटेंशियल ड्रॉप से निकालते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ में होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जा रही है, और तभी तो हम इस सेल का EMF मेजर कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इस सेल से कुछ करंट ड्रॉ कर ली जाती है ना, तो फिर हम इस सेल का EMF थोड़ी ना मेजर करते, तब तो हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ना कि नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन में मेजरिंग सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाती है। अच्छा, अब देखिए मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं कि आप पोटेंशियोमीटर को एक बैलेंस की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे एक बैलेंस होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट कीजिए आप पोटेंशियोमीटर को। क्योंकि जैसे एक बैलेंस में हम फिक्स्ड नोन वेट के बेस पे अननोन वेट को मेजर करते हैं, ठीक उसी तरह हम पोटेंशियोमीटर में भी पोटेंशियोमीटर वायर की बैलेंसिंग लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है उसके बेस पे सेल का अननोन EMF मेजर करते हैं, है ना। तो इसलिए आप पोटेंशियोमीटर को हमेशा एक बैलेंस की तरह ट्रीट कीजिए। अच्छा चलिए, तो आप EMF ऑफ सेल को हम E1 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, EMF ऑफ सेल किसके इक्विवेलेंट है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे, पोटेंशियल ड्रॉप इन बैलेंसिंग लेंथ के इक्विवेलेंट है ना। तो इस बैलेंसिंग लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं, देखिए पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में मैंने आपको ये बात बता दी है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में आप पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इनटू बैलेंसिंग लेंथ, है ना। ये बात मैं आपको पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में बता चुका हूं, ठीक है। तो इस बैलेंसिंग लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो इतनी आएगी, क्योंकि जहां पे K क्या होता है आपका, K होता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये K होता है। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको हम लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, और इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। तो अगर यूनिट लेंथ में ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है तो L1 लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, इतनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अच्छा, K की वैल्यू हमने एक और बताई थी आपको, वो थी I रो अपॉन A। अगर आपको याद हो तो ये सब हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में आपको बताया था, है ना। ठीक हो गया। तो K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये अगर अभी आप खोलिए पुराना जो अभी अभी मैं पढ़ा चुका हूं आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, तो उसमें मेंशन है ये K की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से E1 इक्वल टू क्या आ गया, देखिए हम K1 की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं I रो अपॉन A इंटू L1, ठीक है। ये देखिए, तो ये वो फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम एक सेल का EMF मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अब देखो इसमें क्या है, इस करंट को आप मेजर कर लेंगे इस अमीटर की हेल्प से, ठीक है। ये जो है वो रजिस्टिविटी है इस पोटेंशियोमीटर वायर की, तो ये तो फिक्स होती है। सपोज अगर ये नाइक्रोम की है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो ये फिक्स होता है, इसको आप बुक में टेबल बनी होती है वहां से नोट कर लेंगे और इसको आप अमीटर से मेजर कर लेंगे। अच्छा, इस वायर का ये क्या होता है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो इसको आप कहाँ से मीजर कर लेंगे, स्क्रू गॉज की हेल्प से मीजर कर लेंगे। ये जो एरिया आएगा ना इस वायर का, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो रेडियस होगी इस वायर की, उसको आप स्क्रू गॉज की हेल्प से मीजर कर लेंगे, और अगर आपको रेडियस पता चल जाएगी तो फिर उसके बेस पे आप एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये एरिया भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की मीटर स्केल की हेल्प से मीजर कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी मीजर कर सकते हैं मीटर स्केल की हेल्प से, इसको आप स्क्रू गॉज की हेल्प से मीजर कर सकते हैं। ये आप बुक से नोट करेंगे और इस अमीटर को आप, इस करंट को आप इस अमीटर से नोट करेंगे। तो ये सारी वैल्यू आप मीजर कर सकते हैं। तो अगर आपने सारी वैल्यू मीजर कर दी तो उसके बेस पे आप सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से एक सेल का ईएमएफ हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा देखिए, अब आपको इस टॉपिक के अगर नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए ये मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। ये लीजिए, देख लीजिए, ये नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए आप यहाँ से इस टॉपिक के। अच्छा चलिए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर के सेकंड एप्लीकेशन को, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। और ध्यान से आपको इसको देखना है क्योंकि आपके सिलेबस का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी यही है ना। आप अपने सिलेबस के एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में भी यही करेंगे। आपको दो सेल दिए रहेंगे और आप उन दोनों सेलों का ईएमएफ कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, ठीक है। सर्किट डायग्राम कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं तो हम दो टाइप के सर्किट डायग्राम बनाते हैं। एक प्राइमरी सर्किट डायग्राम जो खुद पोटेंशियोमीटर का होता है, और एक सेकेंडरी सर्किट डायग्राम जो उस सेल का या उन सेलों का होता है जिनका ईएमएफ हम मीजर करते हैं या कंपेयर करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, पहले प्राइमरी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, यानी पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इनके बीच में लगी है पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, जिसकी लेंथ है एल। ये बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे आपने पहले बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देंगे जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर बैटरी, ठीक। और इसको हम एक अमीटर के थ्रू जोड़ देंगे जो सर्किट में करंट मेजर करने के काम आएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज इस बैटरी का ईएमएफ है ई, है ना, और इस बैटरी को लगाने की वजह से सपोज इस वायर के दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, सपोज V वोल्ट का क्रिएट हो गया, है ना। जैसा हमने सेम प्रीवियस केस में किया था बिल्कुल वैसे ही डिट्टो करना है, ठीक। तो यहाँ पे इस वायर के दो एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। इसलिए हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल V लिख दिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट लिख दिया। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इस L लेंथ के वायर में V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। तो ये तो हमारा बन गया प्राइमरी सर्किट, है ना, प्राइमरी सर्किट डायग्राम बन गया। अच्छा, अब हम बनाते हैं सेकेंडरी सर्किट डायग्राम जो उन सेलों का बनेगा जिन सेलों का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दो सेल लेने हैं क्योंकि दो सेलों का ईएमएफ हमें कंपेयर करना ना, तो दो सेल लेके चलने हमने। तो सपोज पहला सेल हमारा ये है, ठीक है, और इसका ईएमएफ सपोज हमने मान लिया E1 है, ठीक है, और ये सेल का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और दूसरा सेल हमारा ये है और इस सेल का ईएमएफ सपोज हम मान लेते हैं E2 है, और ये इस सेल का पॉजिटिव और ये इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब इस सेल को कैसे कनेक्ट करना, देखिए बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करना है जैसे मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था। देखिए बस वहां पे एक सेल था, यहाँ पे दो सेल हैं बस, है ना, फर्क इतना है। तो ये ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने जैसे उसमें किया था प्रीवियस वाले केस में, और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी आपको यहाँ कनेक्ट कर देना, देखिए, ठीक है। तो इन दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल आपको पोटेंशियोमीटर के वायर के उस एंड के साथ कनेक्ट करने हैं जहां पे पोटेंशियोमीटर की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना आपको। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, आप की लगाएंगे इनके साथ, ठीक है, दोनों सेलों के साथ की लगाएंगे क्योंकि एक टाइम एक ही सेल लगाएंगे ना आप सर्किट में, तो इसलिए हम हर एक सेल के साथ की लगा रहे हैं, ठीक है। ये की है ऑन ऑफ की, अभी तो दोनों ऑफ है की, ठीक। तो ये की लगा दिया हमने, इनको आप ऑन ऑफ की बोल सकते हैं। ये की नंबर सेकंड है और ये की नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये लगाया हमने। अच्छा, अब हम यहाँ पे लगा देंगे गैल्वेनोमीटर,
और ये गैल्वेनोमीटर का प्लस हो गया और ये गैल्वेनोमीटर का माइनस, और गैल्वेनोमीटर का माइनस बन जाएगा जॉकी, है ना, यह जॉकी के साथ कनेक्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का माइनस। ठीक हो गया, तो ये बन गया हमारा। तो ये बना दिया हमने सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, ये बन गया हमारा सेकेंडरी सर्किट डायग्राम। ठीक, अच्छा, अब इस सर्किट की चेकिंग भी वैसी करेंगे जैसे हमने आपको प्रीवियस केस में बताई थी। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए चेक करने के लिए कि ये सर्किट प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आप इस सेल को ऑन कर देंगे, ऐसे की ऑन करके, है ना, ये अभी ऑफ है, आप इसको ऑन करेंगे, जॉकी को उठाकर ए और बी पॉइंट पे रखेंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सर्किट प्रॉपर कनेक्ट है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर कनेक्ट नहीं है ना, जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस की को ऑफ कर देंगे, यानी इस सेल को हटा देंगे, की ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल हट जाएगा, और इस की को ऑन कर देंगे तो ये सेल अब सर्किट में लग जाएगा, है ना। और फिर वही करेंगे, जॉकी को यहाँ पे और यहाँ पे रख के देखेंगे, अगर गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यहाँ और यहाँ रखने पे, तो इसका मतलब सर्किट प्रॉपर कनेक्ट है ना। और अदरवाइज अगर गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट्स पे रखने पे एक ही साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसका मतलब सर्किट इम्प्रॉपरली कनेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये तो हमने चेकिंग करके देख ली, अब हम इसको फिर दोबारा ऑफ कर देते हैं। ये तो चेकिंग के लिए किया हमने, ठीक है। तो चेकिंग बिल्कुल वैसी करनी है इस सर्किट डायग्राम की भी जैसे हमने प्रीवियस वाले की बताई थी आपको। बस वहां पे क्या था, एक सेल था, यहाँ पे दो सेल है ना, तो पर काम तो एक टाइम एक ही सेल करेगा ना सर्किट में। ठीक है, तो आपको 1 by 1 चेकिंग करके देखनी है इनकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल प्रोसीजर सब ऐसे ही चलेगा जैसा हमने आपको प्रीवियस केस में बताया था। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप पहले इस सेल को लगाएंगे फिर इस सेल को लगाएंगे, यानी 1 by 1 काम करेंगे आप। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग भी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे हमने प्रीवियस केस की बताई थी आपको। तो अब देखिए वर्किंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस सेल को ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको ऑफ रहने देंगे, अभी एक टाइम एक ही काम करेगा ना, तो ये सेल आप ऑन कर देंगे। अब आप जॉकी को यहाँ पे उठा के देखेंगे, यहाँ पे लगा के देखेंगे, तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड भागेगा ऐसे ना, यहाँ पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर इधर चलेगा। और क्यों चलेगा वो लॉजिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। फिर यहाँ पे टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर इधर चलेगा, इस साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, और क्यों करेगा वो भी लॉजिक हम पहले केस में बता चुके हैं आपको। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जॉकी को यहाँ से धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे स्लाइड करते रहेंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे देखिए आप यहाँ पे जॉकी को रखेंगे और धीरे धीरे स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे ऐसे आती रहेगी, ऐसे आती रहेगी, ये इस तरीके से आती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएंगे, है ना। तो सपोज जब जॉकी को आपने यहाँ पे टच किया, इस पॉइंट पे टच कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गए 0, तो हम इसको बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना कह रहा हूं जैसे प्रीवियस केस में किया था आपने, नल डिफ्लेक्शन आ गए। तो जिस लेंथ पे आपको नल डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। ये हो गई हमारी बैलेंसिंग लेंथ, है ना। और इस बैलेंसिंग लेंथ को हम कहां से नाप लेते हैं, मीटर स्केल लगी होती है इस पोटेंशियोमीटर में, उससे मेजर कर लेंगे। ठीक है, और फिर वही बात हम करते हैं कि एट नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन में क्या होगा, एट नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन, है ना, नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन में क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल किसके इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन L1 लेंथ या बैलेंसिंग लेंथ के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि नल डिफ्लेक्शन के सिचुएशन में सेल का जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इन बैलेंसिंग लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। यानी इस बैलेंसिंग लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है वो इक्विवेलेंट होगी सेल के ईएमएफ के। ठीक है, अच्छा, तो ये सेल का ईएमएफ हमने कितना माना अभी, E1 इज इक्वल्स टू, अब कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी L1 लेंथ में, उसको हम कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इनटू बैलेंसिंग लेंथ। इस बैलेंसिंग लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। ये हमने आपको पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में भी बताया और जस्ट इसके प्रीवियस वाले केस में भी आपको बताया। तो L1 लेंथ में यानी इस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप आप ऐसे निकालेंगे, जहां पे K क्या है, K है पोटेंशियल ड्रॉप इन पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में इतनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, तो L1 लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, इतनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो ये काम कर दिया आपने।
ठीक, ये क्वेश्चन नंबर बन गई आपकी फर्स्ट। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इस सेल को हटाएंगे यहाँ से सर्किट से, ठीक है, और फिर इसको लगाएंगे सर्किट में। अब ये सर्किट में ऑन हो चुका है ना, ये तो ये सेल हटा दिया, ये लगा दिया आप, ठीक। अब वही काम आप करेंगे, दोबारा जॉकी को यहाँ पे टच करके देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर इधर साइड भागेगा, यहाँ पे टच करके देखेंगे गैल्वेनोमीटर उधर साइड भागेगा। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके जॉकी को क्या करते रहेंगे, स्लाइड करते रहेंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, ऐसे ऐसे करके करते रहेंगे, है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे स्लाइड करते रहोगे जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, वैसे कि वैसे गैल्वेनोमीटर ऐसा आते रहेगा। देखिए गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे आती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की निडल 0 डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। तो सपोज जब आप जॉकी को यहाँ पे टच कर रहे हो, ये मान लिया हमने ना कि जब जॉकी को आप यहाँ पे टच कर रहे हो इस J2 सिचुएशन पे, ठीक है, उस टाइम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितने हो गए, 0 हो गए। तो हम इसको बोल देंगे ये बैलेंसिंग लेंथ आप इस सेल के लिए, ठीक है। यानी जब जॉकी को L2 बैलेंसिंग लेंथ पे रखा जाता है तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर में कितने डिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे आपको, 0 डिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे या नल डिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे कह सकते हैं कि एट नल डिफ्लेक्शन EMF ऑफ द सेल, इस सेल का ना जो EMF होगा, EMF ऑफ द सेल वो किसके इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन L2 लेंथ के इक्विवेलेंट होगा। यानी पोटेंशियोमीटर वायर की इस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्विवेलेंट होगा इस सेल के EMF की, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, EMF ऑफ द सेल, तो इस सेल का EMF कितना है, E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन L2 बैलेंसिंग लेंथ। तो इस बैलेंसिंग लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी बताइए जरा। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होती है K, ठीक है, जिसको हम लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। तो यूनिट लेंथ में इतनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, तो इस L2 बैलेंसिंग लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, इतनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप इन L2 बैलेंसिंग लेंथ, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने बना दी सेकंड। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों सेलों का EMF, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1 अपॉन KL2, है ना। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से E1 अपॉन E2 इज हो जाएगा हमारा L1 अपॉन L2, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब देखो हम दो सेलों का EMF कंपेयर कर सकते हैं ना, सिर्फ हमें क्या निकालनी है, बस बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है फर्स्ट सेल के लिए, और फिर हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है सेकंड सेल के लिए। तो अगर हम फर्स्ट सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं और सेकंड सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं, तो हम इन दोनों सेलों का EMF कंपेयर कर सकते हैं। और मीटर स्केल में ये बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर में ये बैलेंसिंग लेंथ हम कहाँ से निकालेंगे, मीटर स्केल की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि इसमें मीटर स्केल लगी रहती है ना इस बैलेंसिंग लेंथ को मीजर करने के लिए। तो उस मीटर स्केल की हेल्प से हम इस बैलेंसिंग लेंथ को मीजर कर लेते हैं। चलिए, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर के थर्ड एप्लीकेशन को, और इस केस में हम देखेंगे कि कैसे एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और बड़े ध्यान से आपको इसको देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है वो यही है। आपको अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, है ना। तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आपको इसको सुनना है और समझना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको पता करना है कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो उसके लिए पहले आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। और फिर उस सर्किट डायग्राम की हेल्प से ही आप समझ पाएंगे कि कैसे एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जब भी आप पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं तो आपको दो तरीके के सर्किट डायग्राम बनाने पड़ते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सर्किट डायग्राम, दूसरा होता है सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, है ना। प्राइमरी सर्किट डायग्राम जो होता है वो खुद पोटेंशियोमीटर का होता है, और सेकेंडरी सर्किट डायग्राम उस डिवाइस का होगा जिसका मेजरमेंट या जिसकी कैलकुलेशन आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर रहे हैं,
ठीक है, चलिए तो बनाते हैं अब हम सर्किट डायग्राम, है ना। तो पहले हम बनाएंगे प्राइमरी सर्किट डायग्राम जो खुद पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम होगा। तो बहुत बार हम पहले भी बना चुके हैं पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनाना बिल्कुल, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, अब इसमें हम लगा देते हैं एक बैटरी जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बैटरी, और उसके साथ हम लगा देते हैं सीरीज में एक अमीटर करंट को मीजर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। और ये जो पोटेंशियोमीटर बैटरी है सपोज इसका ईएमएफ है ई। ठीक है, अच्छा अब इस बैटरी को लगाने की वजह से सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी आप हो गया, है ना, यानी वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दो पॉइंट्स के बीच में इस बैटरी के लगने से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल अगर वी वोल्ट है तो इसका मीनिंग यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, है ना, ये हो गया। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस बैटरी के लगने से इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है वी वोल्ट। तो यानी जो पोटेंशियोमीटर की वायर है एल लेंथ की, उस एल लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, वी वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है। तो जो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, वी अपॉन एल, है ना। और यूनिट लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप को हम के बोल देते हैं, जिसका नेम लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर भी है। अच्छा, तो ये तो बना दिया आपने प्राइमरी सर्किट डायग्राम, ठीक है, जो खुद पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बन गया है। अच्छा, अब हमें बनाना है सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, जो उस सेल का बनेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पोटेंशियोमीटर की हेल्प पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम लेते हैं एक सेल, ठीक है, ये ले लिया हमने एक सेल, और इस सेल का सपोज ईएमएफ है E1, और इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो पहले हम इस सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए इस सेल को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे हम इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा देते हैं, देखिए ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यहाँ लगा दिया। आप समझते होंगे रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा है ना। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा दिया की हेल्प से, ये की हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, ये ऐसे करके देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, अभी ये की ऑफ है, ठीक, ये बनाया। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, और ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जॉकी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये बन गई हमारी जॉकी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया सेकेंडरी सर्किट डायग्राम, सेकेंडरी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम आपका बन चुका है। और इस सर्किट डायग्राम में हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अच्छा, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप क्या करते हैं फिर, आप वही सर्किट चेकिंग करते हैं सबसे पहले, है ना। तो सर्किट चेकिंग के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। आप इस जॉकी को ए और बी पॉइंट पे टच करके देखेंगे, और अगर गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट प्रॉपरली कनेक्ट है ना। और फिर आप आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पे सर्किट चेकिंग की नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं वर्किंग की, क्योंकि सर्किट चेकिंग के बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं ना। अब सीधे हम बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग में क्या करना है आपको, देखो आपको इस की को ऑफ रखना है, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाना भी, है ना। अभी सिर्फ सर्किट में ये सेल लगा पड़ा है आपका, ठीक। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप में चलेगा। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जॉकी को यहाँ पे रखेंगे। तो आप जब यहाँ पे रखेंगे जॉकी को तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हो चुका होगा, है ना। अब धीरे धीरे आप इस जॉकी को क्या करते रहेंगे, इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप स्लाइड करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब गैल्वेनोमीटर की निडल 0 डिफ्लेक्शन शो करेगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब नल डिफ्लेक्शन, ठीक। अच्छा, और सपोज वो नल डिफ्लेक्शन कब आया, जब आपने जॉकी को इस पॉइंट पे टच किया, ठीक है। यानी जब आपका जॉकी पोटेंशियोमीटर वायर की इस पोजीशन पे सिचुएटेड है, उस टाइम गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहे हैं सपोज, है ना। और इस पोजीशन को हम बोल देते हैं Z1, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे L1, एंड ये होगी बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द
पोटेंशियोमीटर वायर, इस पोटेंशियोमीटर वायर की ये बैलेंसिंग लेंथ होगी यहाँ पे, क्योंकि जब जॉकी इस पॉइंट पे होगा उस टाइम गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको बैलेंसिंग लेंथ बोल देंगे। अच्छा, फिर वही बात हम करते हैं जैसा अभी तक हम करते आए हैं ना, कि एट नल डिफ्लेक्शन। देखिए एट नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पे क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन मतलब जो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप पोटेंशियोमीटर के अंदर सिर्फ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरा पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे आपका वोल्टमीटर होता है ना, वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है, जबकि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। ये दोनों में डिफरेंस भी है। ठीक है, तो हम इसलिए हर बार नल डिफ्लेक्शन पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एट नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में क्या होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल का जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो इस L1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन L1 लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपको कि नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन में इस सेल का ईएमएफ इस बैलेंसिंग लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप के इक्विवेलेंट हो जाता है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम आपको फर्स्ट केस में बता चुके हैं। ठीक है, अभी बस आपको इतना समझना है। यहाँ पे सेम वही चीज है जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल है उसको हम E1 लिख दे रहे हैं। E1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप इन L1 लेंथ। बताइए इस L1 लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही होगी। देखिए यूनिट लेंथ में ये है पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, ये देखिए यूनिट लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप ये है। तो L1 लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। जब यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप ये है तो भैया L1 लेंथ में ये हो जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दे रहे हैं। अच्छा, अब आप स्टेप सेकंड में क्या करेंगे। देखिए ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, अब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में अप्लाई कर देंगे इस की हेल्प से। तो आप इस की को ऑन कर देंगे आप। ठीक है, अब जैसे आप एक की ऑन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस सर्किट में अप्लाई हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से R ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब उस R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 ओम हो सकती है, 3 ओम हो सकती है, या 4 ओम हो सकती है ना। तो R वैल्यू का रेजिस्टेंस मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अप्लाई कर लिया है। या आप ये बोल सकते हो कि आपने R ओम का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से सेलेक्ट कर लिया है ना। तो अब सर्किट में, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस अप्लाई हो चुका है, R ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब आपने ये कर दिया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा इस जॉकी को उठाएंगे और इस जॉकी को यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो आपको दिखेगा गैल्वेनोमीटर इधर साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके क्या करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके स्लाइड करते रहेंगे इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, है ना। ऐसे ऐसे करके स्लाइड करते रहेंगे आप, स्लाइड करते रहेंगे ऐसे, इस तरीके से स्लाइड करते रहेंगे। तो आपको नजर आएगा एक टाइम में ऐसा होगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएंगे ये। ठीक है, और सपोज जब आपने जॉकी को यहां पे टच किया, यहां पे इस सिचुएशन पे, उस टाइम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितने आ गए, 0 आ गए। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं J2, है ना। यानी J2 ये वो पोजीशन है जॉकी की पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर जहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन हो रहे हो। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ ऑफ L2। अच्छा, अब बैलेंसिंग लेंथ चेंज की हो गई। पहले तो बैलेंसिंग लेंथ L1 पे आई थी, अब बैलेंसिंग लेंथ L2 पे क्यों आ रही है। अब इसलिए आ रही है क्योंकि आपने सर्किट में रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर दिया ना। पिछली बार सर्किट में कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं था, तो इसलिए बैलेंसिंग लेंथ यहां पे आई थी J1 पोजीशन पे। अब बैलेंसिंग लेंथ J2 पोजीशन पे क्यों आ जा रही है, क्योंकि आपने सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स भी अप्लाई कर लिया है। यानी आप सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, अब फिर वही हम लगाते हैं एट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, एट नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन, है ना, नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन। फिर हम वही चलते हैं नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन। तो नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन पे क्या होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी इन L2 लेंथ, इस L2 लेंथ में, ये वाली जो लेंथ हमारी है ना, ये वाली जो लेंथ हमारी L2 लेंथ, इतनी लेंथ में
जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, आप जरा बताइए। वो अब इक्विवेलेंट होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, इसके इक्विवेलेंट होगी। ये बात ध्यान रखना आपको। अभी तक जो बैलेंसिंग लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हो रही थी वो किसके इक्विवेलेंट हो रही थी, वो सेल के ईएमएफ के इक्विवेलेंट हो रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तक सर्किट में कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं था, है ना। पर क्योंकि अब सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई हो चुका है तो इसलिए अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी बैलेंसिंग लेंथ में वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो सेल के ईएमएफ के इक्विवेलेंट नहीं होगी। अब वो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगी। क्योंकि आपको पता है जब आप सेल से कुछ करंट ड्रॉ कर देते हो तो उस टाइम सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाती है तो उस टाइम सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल का ईएमएफ। तो पहली सिचुएशन में सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की गई थी, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल बोल लेते हैं। पर सेकेंड सिचुएशन में हमने सेल से क्या कर दी है, करंट ड्रॉ कर दी है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, अब इस सेल से करंट ड्रॉ करेगा ना, ऐसे इस सेल से करंट ड्रॉ करेगा। और क्योंकि जब सेल से करंट आप ड्रॉ कर देते हैं तो उस टाइम सेल के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना अब, है ना, कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स अप्लाई हो चुका होगा तो फिर बैलेंसिंग लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्विवेलेंट नहीं होगी, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल को हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्मॉल वी लिख लेते हैं। ठीक, कहीं आपको ये वाला कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये वी हो गया ना, तो इसलिए हम इसको स्मॉल वी लिख लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने स्मॉल वी लिख लिया। और स्मॉल वी किसके इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन L2 लेंथ के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये V इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इन L2 लेंथ। अब इस लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी जरा बताइए मेरे को, L2 लेंथ में। तो यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो ये होता है। तो L2 लेंथ में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, K इंटू L2। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी सेकेंड। ठीक है, तो ये सेल का ईएमएफ आया और ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है। अच्छा, अब हमें रिलेशन पता है, ये मैंने आपको तब पढ़ाया था जब हम आपको सेल पढ़ा रहे थे ना, उस टाइम मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में। और हमने आपको बताया था V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है ना, ये बताई थी हमने बात। हमने ऐसा बनाया था ना वहाँ पे एक सर्किट डायग्राम, जैसे एक सेल होता है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। और अगर आप इस सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल का ईएमएफ है, और इस एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू अगर आप इस सेल से करंट क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो उस टाइम सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में ये रिलेशन होता है। अगर आपको याद हो तो ये रिलेशन हमने आपको बताया था, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे से हम R निकालते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस रिलेशन में, है ना। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से अलग। तो आई आर इसको क्या हो जाएगा, E माइनस वी हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम इसको अलग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो R इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से R इक्वल्स होगा, यहाँ से हम V कॉमन ले लेते हैं, तो V अपॉन आई, तो ये क्या बचेगा हमारा E माइनस E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, ये बच गया हमारा। तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए R इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, है ना, ये कैपिटल R होता है। और ये बन गया हमारा E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, आप सीधे ये लिखेंगे हम E सिंस R इक्वल्स टू होता है कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये रिलेशन मैंने आपको वैसे प्रूफ भी करवाया था पहले भी, जब हम आपको ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल पढ़ा रहे थे, उस टाइम भी हमने ये ड्राइव कराया था। और अगर नहीं भी मतलब आपको नहीं भी याद है तो फिर भी आप यहाँ से याद रखेंगे इसको, है ना, कि ऐसे करते हैं इसको। और यहाँ पे भी स्मॉल वाला V है। ठीक है, स्मॉल V जो ये लिख रहे हैं हम यहाँ पे।
ठीक हो गया ना, ये वाला भी है, क्योंकि यहाँ पे इस सेल की बात हो रही है और इसी सेल के ईएमएफ की बात हो रही है और इसी सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं आप, देखिए सिंस देयरफॉर R इजिकल्स टू, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, सीधे सीधे, ठीक है ना। अगर आपको देखो डायरेक्ट पता होता तो आप सीधे लगा सकते थे यहाँ पे। तो स्मॉल r इजिकल्स हो जाएगा कैपिटल R। अब कैपिटल R की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता होगी कि आपने इसमें कितना लिया है। जैसे सपोज आपने 2 ओम लगाया है ना इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो आप यहाँ पे 2 ओम लिख देंगे। अच्छा, E की वैल्यू क्या है, देखिए E की वैल्यू है K इंटू L1 और V की वैल्यू क्या है K इंटू L2 और माइनस हो जाएगा आपका 1, है ना। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका R इक्वल्स टू आ जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे स्मॉल r है ना वो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस R का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये L1 और L2 बैलेंसिंग लेंथ हम पोटेंशियोमीटर में लगी मीटर स्केल की हेल्प से मीजर कर लेते हैं और ये R हम यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से मीजर करके देख लेते हैं। तो इन सब की हेल्प से हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने तीनों एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए हैं पोटेंशियोमीटर के। अच्छा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया टॉपिक।